आज हम लोग अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राज्य एवं राष्ट्र की आय। इससे पहले हमने फिजिक्स के 3 चैप्टर को पढ़ लिया है, जिसमें से कि सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के बारे में, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, उसके बाद मानव नेत्र के बारे में, साथ ही साथ हमने वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रिज्म को भी अच्छे से पढ़ा। आज हम लोग बच्चों जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय, जो क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। हो सकता है बच्चों आप आय का मतलब पहले से जानते हो या राज्य और राष्ट्र का भी मतलब पहले से जानते हो, लेकिन जो आप लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं वर्ड, इकोनॉमिक्स में उसका मतलब डिफरेंट होता है। जैसे कि बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि इकोनॉमिक्स में जो होता है वो राष्ट्र के जगह पे राज्य का भी यूज होता है, यानी कि देश को जो है अर्थशास्त्र के हिसाब से राज्य भी बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो राज्य लिखा गया है इसका मतलब है किसी देश के अंदर आने वाले राज्य। यहाँ पे राज्य का मतलब क्या हो गया, कोई देश के अंदर आने वाले राज्य, और राष्ट्र का मतलब क्या हो गया, राष्ट्र का मतलब हो गया देश। आय का मतलब क्या हो गया, आय का मतलब हो गया आमदनी। आमदनी हम लोग इसीलिए ये वर्ड लिए क्योंकि ये नॉर्मल हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमको समझना होगा कि आय क्या है, लेकिन आय से भी पहले हमको आर्थिक क्रिया को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम कोई आर्थिक क्रिया नहीं करेंगे तब तक हमको आय की प्राप्ति नहीं होगी। तो आय जो जुड़ा हुआ है बच्चों वो जुड़ा हुआ है आर्थिक क्रिया से, आर्थिक क्रिया से। देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में सही गलत को इसमें नहीं दर्शाया जाता है कि अगर कोई भी इंसान क्या कर रहा है, कि अगर शराब बेच करके पैसा कमा रहा है तो वो भी आर्थिक क्रिया होगा, अगर कोई इंसान बहुत अच्छा काम करके कमा रहा है, भलाई करके कमा रहा है, तो वो भी आर्थिक क्रिया ही कहलाएगा। इसीलिए आर्थिक क्रिया का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी काम करने से जब आपको पैसा मिलने लगे तो वो आर्थिक क्रिया है। चाहे वो काम गलत हो या सही हो वो मैटर नहीं करता है, बस पैसा आना चाहिए। तो आर्थिक क्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब किसी कार्य से हमको क्या मिलने लगे, पैसा मिलने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और आय का मतलब क्या हो गया, आय का मतलब हो गया कि हमको कोई काम के बदले जो गिफ्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग आय बोल सकते हैं। मान के चलिए कि एक ऐसा इंसान है, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला क्या है, एम्प्लॉय है, उसको क्या होता है, उसको सैलरी मिलता है 10,000 रुपए 15,000 रुपए क्या हुआ, उसको सैलरी मिलता है। लेकिन अगर वही कोई मजदूर है, मान के चलिए वो क्या करता है, खेत में काम करता है, तो खेत में काम करता है तो हो सकता है कि उसको अनाज काटने के बदले अनाज ही मिल जाए। अगर वो गेहूं की कटाई कर रहा है तो उसको क्या किया जाए, 5 किलो 10 किलो 15 किलो गेहूं ही दे दिया जाए, तो वहां तो वो पैसा नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे तो वो हम लोग गिफ्ट का यूज करते हैं कि काम के बदले जो भी क्या मिले, उपहार के रूप में मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। और जब कोई काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। चाहे वो कोई शिक्षक है, शिक्षक क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो भी आर्थिक क्रिया है। कोई क्या कर रहा है, जुआरी है, वो जुआ खेल के पैसा कमा रहा है, तो वो भी क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो ऐसे ही सही गलत वो बात का बात है, लेकिन जो भी काम करने से पैसा है वो क्या है, वो आर्थिक क्रिया है। ठीक है। आर्थिक क्रिया इसमें मेनली 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। क्योंकि लोग जो कमाते हैं वो मेनली इसी 3 क्षेत्र के अंतर्गत आकर के कमाते हैं। तो आर्थिक क्रिया में क्या हो गया, पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक जो होता है वो हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्षेत्र को बोलते हैं, यानी कि जो सबसे जमीन से जुड़ा हुआ काम है वो किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जैसे कि कृषि, कृषि क्या है, कृषि सबसे बेसिक काम है। अगर किसी से कोई किसी के पास कोई स्किल नहीं है तो वो क्या करने लगता है, खेती करने लगता है। इसीलिए खेती को जो रखा गया है वो किस में रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। और खेती से जुड़ा हुआ जो भी काम है वो भी किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मान के चलिए कि कोई इंसान क्या है, बकरी पालन कर रहा है, तो बकरी क्या खाएगा, घास खाएगा। घास कहाँ से आता है, खेत से आता है, तो वो कृषि से जुड़ा हुआ काम हुआ। तो वो क्या किस में आएगा, तो वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। तो हम लोग कह सकते हैं खेती या खेती से जुड़ा काम।
ये किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है बकरी पालन, या खेती हो सकता है, एग्रीकल्चर इत्यादि। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। अब प्राथमिक क्षेत्र के बाद है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? इसमें वस्तु का उत्पादन होता है, यानी कि आपको दिखेगा कि ये वस्तु का उत्पादन हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि अभी ये माइक है, ये माइक का किसी फैक्ट्री में उत्पादन हुआ होगा, इस माइक को किसी फैक्ट्री में बनाया गया होगा। तो जिस फैक्ट्री में बनाया गया ये माइक, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्वितीयक क्षेत्र। यानी कि वो जो फैक्ट्री आएगा वो किस में आएगा? वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। मान के चलिए कि कोई क्या करता है, कोई टीचर है, वो पढ़ा रहा है। तो पढ़ा रहा है तो क्या वहां पे नया वस्तु बन रहा है? क्या वहां पे कोई नया वस्तु नहीं बन रहा है, वहां पे क्या बन रहा है? सेवा बन रहा है। तो सेवा जो आता है, सेवा आता है तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि सेवा हमको क्या होता है? आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो भी चीज का जो भी वस्तु का उत्पादन हमको अपने आंखों से दिखाई दे, वो किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे सड़क का बनना, सड़क का बनना हमको दिख रहा है कि सड़क क्या हो रहा है? बन रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। वहीं पे कोई अगर पंखा बनाने का फैक्ट्री है, वो भी किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि पंखा क्या है? वस्तु है, और वस्तु का उत्पादन जिस क्षेत्र में हो वो क्या कहलाएगा? द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। इसलिए द्वितीय क्षेत्र में जो आते हैं वो आएंगे फैक्ट्री और निर्माण कार्य। अगर कोई नया बिल्डिंग भी बन रहा है तो वो भी किस में आएगा? वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। लेकिन बच्चों मान के चलिए कि ये माइक बन गया, क्या ये सिर्फ फैक्ट्री में रहेगा तो क्या कंपनी को फायदा होगा? तो ऐसा नहीं है। ये क्या पहुंचना चाहिए? ये उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए, यानी कि जो इसका कंजप्शन कर रहा है, जो इसको यूज कर रहा है, उस तक पहुंचना चाहिए। तो उस तक पहुंचेगा कैसे? तो उस तक पहुंचता है यातायात के माध्यम से, यानी कि वहां पर क्या होगा? इसको ट्रक में लोड किया गया होगा और वहां से क्या भेज दिया गया? मेरे पास। तो वो जो ट्रक है यानी यातायात जो है वो किस में आ जाएगा? वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर जो ट्रक है वो क्या कर रहा है? हमको सेवा दे रहा है। क्योंकि अगर वो ट्रक नहीं होता तो या तो हमको खुद से वहां जाना होता, या कंपनी को यहाँ पर डायरेक्ट आना होता और हमको वो माइक आकर के देती। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर समय का बर्बादी होता है। इसीलिए यातायात को बच्चों रखा जाता है किसमें? तृतीय क्षेत्र में। वैसे ही डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? सुई देता है, सेवा करता है। क्या डॉक्टर खुद कोई नया चीज बना रहा है? क्या डॉक्टर घर में सिरिंज बनाता है या दवाई तो नहीं बनाता है? वो बस क्या करता है? उसका यूज करता है। तो वो सभी किस में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। जैसे एक शिक्षक, मान के चलिए कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ा रहा है तो क्या वहां पे नया चीज आपको दे रहा है? क्या वहां पे आपको कोई नया चीज बना करके हाथ में दे रहा है? तो ऐसा नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? बस आपको समझा रहा है और आप क्या कर रहे हो? उसको समझ रहे हैं। तो ये सभी जो सेवा वाला क्षेत्र है वो किस में आ जाता है? वो आ जाता है तृतीय क्षेत्र में। तो तृतीय क्षेत्र को बच्चों हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को ही बोलते हैं। इसमें जो आता है वो आता है डॉक्टर, यातायात, बैंकिंग इत्यादि। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं तृतीय क्षेत्र में। और इंसान जो होता है वो मेनली इन्हीं तीनों कामों से क्या करता है? अपना अर्निंग करता है। यानी कि जो आय के साधन है वो क्या है? यही तीन क्षेत्र हैं। इन्हीं तीन चीजों से क्या करता है? कोई भी व्यक्ति अपना आय का निर्माण करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आय समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ आर्थिक क्रिया भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि आय हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया, और ये तीनों क्षेत्र एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं बिहार की आय पे, यानी कि बिहार की जो स्थिति है वो अभी कैसी है, और यहाँ पर गरीबी जो है वो अधिक क्यों है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे एक और टॉपिक बना लेते हैं, बिहार की आय। देखिए बच्चों, बिहार में जो होता है वो अधिकतर इंसान जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या उससे ही जुड़ा हुआ काम करता है। और बिहार में खास करके जैसी कृषि होती है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है, जिसके कारण यहाँ के किसान क्या रहते हैं? हमेशा घाटे में ही रहते हैं। वहीं अगर आप पंजाब के किसान को देखेंगे तो वो क्या करते हैं? वे नया नया टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और क्या करते हैं? उससे अपने उत्पादन को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो बिहार है, बिहार में यहाँ के किसान के पास उतना पैसा ही नहीं है जो क्या कर सके? वो नई नई मशीनों को खरीद सके। जैसे मान के चलिए बिहार का कोई व्यक्ति है, बिहार का कोई व्यक्ति है, वो 15,000 रुपए कमा रहा है। कितना? 15K कमा रहा है। 15,000 उसका क्या है? आय है।
15,000 इस आय में जो है उसको 4 सदस्य को क्या होता है, पालना होता है। तो इसका खाना जो खर्च हो जाता होगा वो कम से कम तो 6,000 रुपए किस में हो जाता होगा, खाना में। और पढ़ाई में जो है वो 2,000 का हम खर्च मान लेते हैं। उसके बाद अगर कोई बीमार पड़ गया तो क्या होता है, बीमारी में अगर हम खर्च माने तो मिनिमम तो 1K। कपड़ा में खर्च हम मान सकते हैं 2,000। और अगर कोई रेंट पे रह रहा है या अपने जमीन पे भी रह रहा है उसमें भी उसको क्या करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है सरकार को। तो उसमें भी हम क्या मान लेते हैं, 1K मान लेते हैं। तो कितना हो गया, 6 2 8 1 9 2 11 1 12,000। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपए कमा रहा है, उसका इनकम कितना है, 15,000 है, और उसके घर में सदस्य कितने हैं, 4 सदस्य हैं, लेकिन उसका खर्च कितना हो जा रहा है, 12,000 खर्च हो जा रहा है। और बचत कितना हुआ, तो बचत हो गया इसका मात्र 3,000 रुपए। तो अब बताइए बच्चों, 3,000 रुपए से क्या कोई नया मशीन आता है, क्या कोई छोटा मोटा फैक्ट्री भी इसे बैठाया जा सकता है क्या, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि छोटा मोटा फैक्ट्री का भी जो मशीन आता है वो आता है मिनिमम तो 1.5 लाख से प्लस का ही आता है, ठीक है। तो अब बताइए बच्चों, जो मंथली 3,000 रुपए बचा रहा है उसको 1.5 लाख रुपए पूरा करने में कितना ज्यादा समय लग जाएगा। वो 1 साल अगर बचाएगा तो मात्र 36,000 रुपए उसका बचत होगा। और अगर बीच में उसके फैमिली मेंबर में से किसी का शादी हो गया तो फिर क्या होगा, ये पूरा का पूरा पैसा क्या चला जाएगा, कहाँ पे, शादी में चला जाएगा। तो फिर बताइए बच्चों, जब बिहार के लोगों की आय ही नहीं है उतनी तो वो नई नई मशीनें कहाँ से खरीद पाएंगे। इसीलिए तो बच्चों देखिए, इसीलिए ये गरीबी को देखते हुए रेगनर नक्स ने एक सिद्धांत दिया था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। तो उसका कहने का मतलब यही था कि जो गरीब इंसान होता है उसका ऑलरेडी आय पहले से क्या होता है, कम होता है, और उसके खर्चे क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और अगर मान के चलिए कि कोई इंसान क्या है, अब ये 3,000 के बचत में अगर इसको मोबाइल लेना है तो ये तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि मोबाइल का जो मिनिमम प्राइस आता है वो कितना आता है, वो आता है 15,000 का। अब बताइए, जिसका 3,000 रुपए बचत है वो 15,000 का मोबाइल लेने के लिए क्या करेगा, वो किसी से कर्ज लेगा। और कर्ज लेगा तो कर्ज लेगा ब्याज पे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये उसी जाल में फंसता हुआ चला जाएगा। और इससे क्या होगा कि फिर से इसको जो है, फिर से इस कर्जे को खत्म करने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। वैसे ही मान के चलिए कि यहाँ पे पढ़ाई में खर्च कर रहा है वो 2,000 रुपए। अब बताइए बच्चों, 2,000 रुपए में वो बहुत अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता है। तो जब उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अच्छे माहौल में बड़े नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, उससे उसके बच्चे का जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। और वो भी धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने पिता की तरह वो भी गरीबी के जाल में फंसते हुए चले जाएंगे। रेगनर नक्स नहीं कहा था कि गरीबी जो है वो कैंसर की तरह होती है, क्योंकि ये खत्म नहीं होती है। अगर कोई इंसान क्या है, किसी का आय कम है, आय कम है तो वो कोई फैक्ट्री भी नहीं लगा सकता है। और जब फैक्ट्री नहीं लगाएगा, कोई बिजनेस शुरू नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, वो धीरे 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 फिर से क्या होगा, उसका अगला जो आने वाला पीढ़ी है वो भी कैसा होगा, वो भी गरीबी होता चला जाएगा। वही कंडीशन है बच्चों बिहार में। बिहार में जो है अक्सर, यहाँ बिहार में क्या होता है कि कोसी नदी क्या है, उत्तरी बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। हर साल क्या होता है, कोसी नदी के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ आती रहती है। और वही दक्षिणी बिहार जो है वो क्या रहता है, हर साल वहाँ सूखा के कारण फसल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ के जो किसान है वो क्या रहते हैं, वो हर साल घाटे में रहते हैं। इसीलिए जब घाटा में रहता है तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाया, और जब ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा तो फिर उससे क्या होगा, उससे वो नया नया मशीन नहीं ले पाएंगे। और जो उसके पास पुरानी मशीनें हैं वो उतनी लायक नहीं है कि वो क्या कर सके, अच्छा उत्पादन कर सके। इसीलिए यहाँ पर सरकार को क्या चाहिए कि यहाँ पर सरकार को ट्रेनिंग देना चाहिए किसान को कि अगर क्या हो, बाढ़ की स्थिति हो तो उस समय क्या लगाया जाए, उस समय कौन सा फसल ऐसा लगाया जाए जो जिससे कि क्या हो कि बाढ़ भी उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। वहीं दक्षिणी बिहार में सरकार को कैंप लगाना चाहिए कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं जिससे क्या हो कि सूखा के मौसम में भी क्या हो, कुछ ऐसा फसल होता है जो सूखा के मौसम में भी नहीं सूखता है। तो अगर वैसा किसान फसल का रोपण करेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमेशा फायदे में ही रहेंगे, ठीक है। तो बिहार की जो आय है बच्चों वो पूरे देश भर में न्यूनतम है। राष्ट्रीय आय को जारी करने वाली जो संस्था है डीईएस, उसने 2006-7 में एक सर्वे किया था। उस सर्वे के अनुसार गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है, गोवा क्या है, भारत का एक राज्य है, इसकी प्रति व्यक्ति आय 70,000 के आसपास थी। और वहीं बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 6,000 के करीब थी।
अब देखिए बच्चों, इसमें कितना ज्यादा का डिफरेंस है। और साथ ही साथ भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 25,000 रुपए के आसपास थी। देखिए बच्चों, गोवा की अपेक्षा बिहार के किसान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? मात्र 6,000 रुपए है। अब अगर कोई फैमिली 6,000 रुपए कमा रहा है तो हमको लगता है कि उसका खाने में ही इससे ज्यादा खर्च हो जाता होगा, तो फिर वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे? अभी जो बच्चों मैंने डीईएस वर्ड का यूज किया, यानी कि जो राष्ट्र आय को मापती है, उसका फुल फॉर्म होता है डीईएस का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो संस्था है बच्चों, यही क्या करती है? आय का मापन करती है कि कोई देश जो है वो कैसे कमा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई देश कमाता कैसे है। इसके बारे में तो हो सकता है कि आप लोगों ने पहले से सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, आप जो मान के चलिए कि अभी आप मेरी वीडियो को देख पा रहे होंगे, ये या तो आप जियो के इंटरनेट से देख रहे होंगे, या एयरटेल, या ऐसी कोई क्या होगी टेलीकॉम कंपनी होगी, जिसके सहारे से क्या कर रहे होंगे, आप मेरी वीडियो को देख पा रहे होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपने रिचार्ज कराया होगा, चाहे वो रिचार्ज 250 रुपए का हो या 350 रुपए का हो, आपने रिचार्ज कराया होगा। वहाँ रिचार्ज में आपने टैक्स पे किया होगा। यानी कि आप जो मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, ये फ्री में नहीं देख पा रहे हैं, आपने इसके लिए क्या किया है? गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं। उसके साथ ही साथ आप मेरी वीडियो को या तो मोबाइल में या लैपटॉप में या टैब में देख रहे होंगे, तो वहां भी आपने परचेज करने के समय क्या दिया? सरकार को जीएसटी दिया होगा। साथ ही साथ अगर आप अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने खाना खाया होगा, आप लोगों ने क्या खाया होगा? चावल, दाल, सब्जी, यही सब खाया होगा। तो वहां भी आप जब दुकान में गए होंगे, चावल को परचेज करने के समय भी आपने जीएसटी पे किया होगा। और अभी आप मेरी वीडियो को चेयर पे बैठ के देख पा रहे होंगे या बेड पे देख रहे होंगे, तो आपने जब वो चेयर को बनवाया या जब बेड को बनवाया तो उस समय भी आपने जीएसटी पे किया होगा। साथ ही साथ चेयर जिस जमीन पर है, उस जमीन का भी जीएसटी क्या करना पड़ता है? आपको सरकार को देना पड़ता है। और अगर अभी आप क्या जाएंगे, अगर अभी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और रोड पर चलेंगे, तो रोड पर भी आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बच्चों, हम लोग टैक्स से घिरे हुए हैं। यानी कि भारत का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो टैक्स पे नहीं करता है। टैक्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है? हम लोग को दिख जाता है, प्रत्यक्ष कर उसको बोलते हैं। वो यानी डायरेक्ट दिख जाता है कि हाँ, वो अगला इंसान क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर है वो क्या होता है? वो दिखता नहीं है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपका क्या होता है, एक साल में इनकम 12 लाख से ज्यादा जाती है, तो सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो आपको अपने इनकम से ही काट करके क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। लेकिन वहीं जीएसटी, आपने अभी अगर कोई सामान परचेज किया है, अगर आप अभी जाके कोई कुरकुरे लेते हैं, तो वहां भी आपने जीएसटी दिया, लेकिन क्या आपको पता चला? आपको पता नहीं चला, क्योंकि वहां पर क्या होता है? वहां पर अप्रत्यक्ष कर लग रहा है, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप वहां पर क्या कर रहे हैं? वहां पर टैक्स पे कर रहे हैं। इसीलिए जो कर क्या हो, सीधे तरीके से आए, यानी कि हमको दिख जाती है कि हाँ, अगला बंदा क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है, उसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जो टैक्स हमको नहीं दिखता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अप्रत्यक्ष कर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों, हम लोग देखने की राष्ट्रीय आय का गणना कैसे किया जाता है। यानी कि हम लोग राष्ट्रीय आय बोलेंगे किसको? तो कोई देश एक वर्ष के भीतर जितना पैसा कमाता है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बोलते हैं। अब वो पैसा कैसे कमाता है? मान के चलिए कि एक आदमी है, मान के चलिए कि एक फैमिली है, फैमिली में 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं, जिसमें से कि 3 सदस्य कमाते हैं और 2 सदस्य नहीं कमाते हैं। ठीक है, 3 सदस्य में से एक सदस्य क्या है? एक सदस्य बिजनेसमैन है, वो 1 लाख रुपए पर मंथ क्या कर रहा है? कमा रहा है। दूसरा सदस्य जो है वो किसान है, वो 75,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है। तीसरा सदस्य क्या है? तीसरा सदस्य डॉक्टर है, जो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक रफ इनकम लिया है। तो यहां पर देखिए, अगर हम पूछें कि वो जो 5 सदस्य की फैमिली है, उस फैमिली की आय कितनी है, तो अगर उस फैमिली की आय पूछी जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको इन तीनों सदस्यों की आय को ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसका अगर फैमिली का आय पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.75 लाख पर मंथ। क्या हो जाएगा, उस फैमिली का आय हो जाएगा। वैसे ही राष्ट्र का भी आय काउंट किया जाता है। वो राष्ट्र की आय को काउंट करने में उसमें जीएसटी, जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के साथ साथ रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेज है जिन सभी को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद अगर बाहर से कोई फंड आया है, विदेश से कोई फंड आया है, कोई गिफ्ट किया है, तो उसको भी क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। तो और इन्हीं सब चीजों को जब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बना देता है, वो राष्ट्रीय आय बना देता है। लेकिन राष्ट्रीय आय के साथ साथ एक और टर्म आता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में से जब क्या करें हम लोग, खर्चे को घटा दे, तो वो क्या बच जाता है, हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय आय बच जाता है। यानी कि मान के चलिए कि कोई सरकार ने अपना एक फैक्ट्री लगाया। फैक्ट्री से क्या होता है, सरकार को मान के हम लोग चलते हैं कि 10 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है हर महीने। 10 करोड़ पर मंथ क्या हो रहा है, उस फैक्ट्री से सरकार को इनकम जा रहा है। लेकिन फैक्ट्री में तो वर्कर्स भी होंगे, वहां पे मजदूर होंगे, मैनेजर होंगे, सीईओ होंगे, है कि नहीं। साथ ही साथ वहां पे बिजली खर्च हो रहा होगा, वहां पे मशीन का घिसावट हो रहा होगा, मशीन का मेंटेनेंस हो रहा होगा। तो उसमें से मान के चलिए कि सारे जो खर्चे हैं, यानी कि 10 करोड़ कमाने में जो है सरकार का खर्च 2 करोड़ रुपए का लग जाता है। तो अगर हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय का मापन करेंगे, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट 10 करोड़ रुपए को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय आय को काउंट कर रहे हैं, तो उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, इसके खर्च को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और शुद्ध राष्ट्रीय आय जो इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 करोड़ रुपए पर मंथ। यानी कि राष्ट्रीय आय में से जब हम लोग क्या करें, खर्चे को घटा देंगे, तो वो क्या बन जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय बन जाता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, इसका थ्योरी को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग आय का परिभाषा को लिख लेते हैं। कोई व्यक्ति अपने काम के बदले जो पारिश्रमिक पाता है उसे आय कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति क्या, जो अपने काम के बदले, परिश्रमिक का मतलब होता है काम के बदले मिलने वाला उपहार। ठीक है। तो कोई व्यक्ति अपने काम के बदले जो परिश्रमिक पाता है उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। अब हम लोग आर्थिक क्रिया का परिभाषा को नोट कर लेते हैं। क्रिया का मतलब होता है काम। तो जिस काम के बदले हमें आय प्राप्त हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों को मैंने पहले चैप्टर में भी समझाया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले चैप्टर का वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग रैगनर नक्स का क्या करते हैं, सिद्धांत को लिख लेते हैं कि रैगनर नक्स ने कहा था गरीबी गरीबी को जन्म देती है। ठीक है। ये क्या हो गया, ये रैगनर नक्स का सिद्धांत हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे देश की
आय का निर्धारण DES करता है। अब हम लोग राष्ट्रीय आय का परिभाषा को लिख लेते हैं। किसी देश में एक वर्ष के भीतर अर्जित की गई कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बच्चों सभी जो जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसके हम लोगों ने परिभाषा को नोट कर लिया है। अगर इसका कुछ चीज़ छूट गया है तो वो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, वो मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।